बच्चों, हम बात कर रहे हैं लेखांकन अनुपातों की और हमने लेखांकन अनुपात में तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात और लाभदायकता अनुपातों को समझ लिया है। अब इनके अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपके बुक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें सभी प्रकार के अनुपातों को शामिल किया गया है। तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं। उदाहरण संख्या 23 से लेकर 26 तक। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण संख्या 23। निम्नलिखित जानकारियों से एक कंपनी की चालू परिसंपत्तियों का परिकलन कीजिए। रहतिया आवर्त अनुपात है 4 गुना। अंतिम रहतिया जो प्रारंभिक रहतिये से 20,000 रुपए अधिक है। अंतिम रहतिया जो है वो प्रारंभिक रहतिये से कितना ज्यादा है? 20,000 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए ज्यादा है। यदि ओपनिंग स्टॉक जितना भी है, क्लोजिंग स्टॉक उससे 20,000 ज्यादा है। प्रचालन से आगम बिक्री 3 लाख रुपए है और सकल लाभ अनुपात प्रचालन से आगम का 20% है। चालू देयताएं यानी करंट लायबिलिटीज दी गई है 40,000 और तरल अनुपात आपको दिया गया है 0.75:1। यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो जरा गौर कीजिएगा। प्रश्न में मुख्य तौर पर जो पूछी गई हैं वो पूछी गई हैं चालू परिसंपत्तियां, करंट एसेट्स। अगर नीचे की दो वैल्यूज को आप देखते हैं तो आपको करंट लायबिलिटीज दी गई है और साथ ही साथ लिक्विड रेशियो दिया गया है। लिक्विड रेशियो की सहायता से आप बहुत आसानी से लिक्विड एसेट्स निकाल लेंगे, बहुत आसानी से वो निकल जाएगी। और लिक्विड एसेट्स में अगर स्टॉक को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है करंट एसेट्स। लेकिन यहां पर प्रश्न में स्टॉक जो कि क्लोजिंग स्टॉक की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं दिया गया है, लेकिन उसे कैलकुलेट किया जा सकता है स्टॉक टर्नओवर की सहायता से। देखिए किस तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप सभी को पता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। प्रश्न में हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला दिया गया है, जो उसका उत्तर है वो भी दिया गया है, 4 है। लेकिन एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास अभी निकलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का ही वैल्यू नहीं दिया गया है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं तो वो निकल सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो फॉर्मूला है, विक्रय की जो लागत है, बेचे गए माल की जो लागत है, वो किस तरीके से निकाली जाती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दें। तो यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया गया है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया गया है। तो देखिएगा जरा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख दिया गया है और ग्रॉस प्रॉफिट उसका 20% है। जब मैं इसे हल करता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट की राशि आती है 60,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख में से आपको घटाना होगा किसे? 60,000 को। तो ग्रॉस प्रॉफिट की राशि आपके आ जाएगी 2,40,000। अब अगर इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है और आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी अब उपलब्ध है। इन दोनों की सहायता से आप क्या निकाल लेंगे? एवरेज इन्वेंट्री। फिर एवरेज इन्वेंट्री की सहायता से हम निकालेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलिए तो बात करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आंसर हमें दिया गया है 4। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसकी गणना हमने की है 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री को आप x मान सकते हैं। जब आप इसे हल करेंगे तो ये वैल्यू आती है 4x बटा 2,40,000, यानी x बराबर 2,40,000 बटा 4। तो आपकी राशि आती है 60,000 रुपए और ये 60,000 रुपए क्या है? औसत रहतिया। एवरेज इन्वेंट्री आ चुकी है 60,000। अगर आप देखेंगे तो आपको प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया तो नहीं दिया गया है, लेकिन उन दोनों के मध्य क्या संबंध है वो बताया गया है। प्रारंभिक रहतिया आपको दिया गया है
प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया नहीं दिया गया है, लेकिन उनके मध्य जो संबंध है वो बताया गया है। कितना? 20,000 रुपए ज्यादा है कौन सा? अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिये से। तो इसे किस तरीके से हल करेंगे वो देखिए। आप सभी जानते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को जोड़कर यदि उसमें 2 का भाग दिया जाए तो एवरेज इन्वेंट्री आती है। तो एवरेज इन्वेंट्री तो हमें पहले से ही पता है कितनी? 60,000 रुपए। लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता नहीं है, हम इसे x मान सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 20,000 हो जाएगी। आप बोलेंगे सर कैसे हो जाएगी? तो मैं बताता हूं। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो अंतिम रहतिया है वो प्रारंभिक रहतिये से 20,000 रुपए ज्यादा है। तो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या माना? x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 20,000 ज्यादा है, इसलिए x प्लस 20,000। जब आप इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी। 2x प्लस 20,000 बराबर 1,20,000। वज्र गुणा करके आप इसे हल कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 20,000, तो 2x बराबर 1,00,000, x बराबर 1,00,000 बटा 2 यानी कि 50,000, जो कि क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्यों कहा मैंने इसे? क्योंकि आप देख सकते हैं आपने x किसे माना है? प्रारंभिक रहतिये को। अब अगर आपको अंतिम रहतिया निकालना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, तो बहुत आसानी से आ जाएगी। क्यों आ जाएगी बहुत आसानी से? क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 रुपए जो ज्यादा है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो अगर मैं बात करूं, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको पता है 50,000 प्लस 20,000 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो राशि होगी वो होगी 70,000 रुपए। तो यहां पर इतना सब कुछ करने के बाद हम क्लोजिंग इन्वेंट्री तक पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रश्न में क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, करंट असेट्स यानी चालू परिसंपत्तियां पूछी गई है। और सूचनाओं को हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लिक्विड रेशियो दिया गया है 0.75:1 और साथ ही साथ करंट लायबिलिटीज दी गई है 40,000। आप सभी जानते हैं लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो 0.75/1। लिक्विड एसेट्स आपको पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज यहां पर दी गई है 40,000। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 30,000 आ जाएगा। और ये 30,000 क्या है स्टूडेंट्स? ये 30,000 है लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्तियां आपकी आती हैं 30,000। अब करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री को जोड़कर आता है, ये आप सभी को पता है। बहुत सारे प्रश्नों में हम ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक। तो करंट असेट्स इज इक्वल टू लिक्विड असेट्स प्लस स्टॉक। तो यहां पर लिक्विड असेट्स की जो वैल्यू है वो 30,000 जो आपने फाइंड आउट की है, और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो है 70,000। तो करंट असेट्स की वैल्यू होगी 1,00,000 रुपए। उदाहरण संख्या 23 को पूरा करने के बाद अब बढ़ते हैं उदाहरण संख्या 24 की ओर। उदाहरण संख्या 24 चालू अनुपात है 2.5:1, यानी कि करंट रेशियो आपको पहले से ही दिया गया है जिसकी मात्रा है 2.5:1। चालू परिसंपत्तियां 50,000 रुपए। करंट असेट्स भी आपको दी गई हैं जिनका मूल्य है 50,000 रुपए, और चालू दायित्व हैं 20,000 रुपए। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज और साथ ही साथ करंट रेशियो तीनों चीजें दी गई हैं। चालू अनुपात 2:1 पर लाने के लिए चालू परिसंपत्तियों में निश्चित रूप से कितनी कमी लानी चाहिए? ये प्रश्न
और प्रश्नों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर अनुपात नहीं पूछा गया है, बल्कि अनुपात का वर्तमान स्तर देकर अनुपात का इच्छित स्तर पूछा है। और इच्छित स्तर जानने के लिए आपसे यह कहा गया है कि चालू परिसंपत्तियों में निश्चित रूप से कितनी कमी लानी चाहिए। ये दो तरीके से कमी लाई जा सकती है। जैसा आप देख रहे हैं कि चालू अनुपात यहां पर 2.5:1 दिया गया है और करना कितना है 2:1। इस अनुपात में कमी हो रही है, आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि चालू अनुपात 2.5 से 2 करना चाह रहे हैं। चालू अनुपात में कमी दो तरीके से की जा सकती है, या तो चालू संपत्तियों में कमी करके या फिर चालू दायित्वों में वृद्धि करके। लेकिन प्रश्न में जैसी सूचना दी गई है आपको काम उसी के अनुसार करना होगा। तो यहां पर चालू अनुपात को 2:1 करना है और इसके लिए आपको ये बताना है कि जो चालू परिसंपत्तियां यानी जो करंट असेट्स 50,000 हैं उनमें कितनी कमी की जाए। करंट लायबिलिटीज को 20,000 ही रखना है, लेकिन करंट असेट्स में कितनी कमी की जाए कि चालू अनुपात 2.5 अनुपात के स्थान पर 2:1 हो जाए। तो आइए बात करते हैं, इसका हल कुछ इस तरीके से करेंगे। चालू दायित्व आपको प्रश्न में दिए गए हैं 20,000। चालू अनुपात जो रखना है वो है 2:1। यहां पर चालू दायित्व को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। चालू अनुपात जो नया रखना है वो कितना रखना है 2:1। आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि चालू परिसंपत्तियां जो है वो चालू अनुपात में, ये जो चालू अनुपात आगे दिया हुआ है वो है, जबकि चालू दायित्व जो है वो हमेशा 1 के बराबर होते हैं। तो यहां पर 20,000 जो हैं अनुपात में अगर देखे जाएं तो वो 1 के बराबर है, और जो चालू अनुपात है उसे रखना है 2:1। इसका मतलब चालू अनुपात के अनुसार चालू परिसंपत्तियां कितनी होनी चाहिए, तो 20,000 की 2 गुनी होनी चाहिए। इसका मतलब कितनी 40,000 रुपए की चालू परिसंपत्तियां होनी चाहिए। यानी कि चालू दायित्व को मैंने दिए गए चालू अनुपात से गुणा कर नई चालू परिसंपत्तियां निकाली है। अब यहां पर अगर बात की जाए तो प्रश्न में जो पूछा है वो ये पूछा है कि चालू परिसंपत्तियों में कितनी कमी की जाए जिससे चालू अनुपात कितना हो जाए 2:1। तो वर्तमान स्तर की जो परिसंपत्तियां हैं वो कितनी है 50,000, लेकिन अपेक्षित स्तर के लिए आपको संपत्तियां कितनी होनी चाहिए 40,000। इसका मतलब आपको चालू परिसंपत्तियों में 10,000 रुपए की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका चालू अनुपात 2:1 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 40,000 चालू परिसंपत्तियां और 20,000 चालू दायित्व का जब आप चालू अनुपात निकालेंगे तो वो 2:1 होगा। इस अनुपात को दूसरे तरीके से भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए यहां पर चालू परिसंपत्तियों के रूप से कितनी कमी लानी चाहिए ये पूछा गया है। वो ये भी पूछ सकता था कि यदि चालू अनुपात में 2:1 उसको रखना है, लेकिन चालू दायित्वों में कितनी वृद्धि की जाए। तो जरा इसे समझें। फिर आप करंट असेट्स को 50,000 लेंगे, चालू अनुपात जो मेंटेन रखना है वो 2:1 ही रखेंगे, लेकिन जैसे मैंने यहां पर चालू दायित्व रखे हैं, क्योंकि चालू दायित्व में कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन यदि प्रश्न की लैंग्वेज ये होती कि चालू संपत्तियों में कमी करने की बजाय चालू दायित्व में वृद्धि के लिए कहा जाता, तो फिर 50,000 चालू संपत्तियों को हम यूं का यूं लेते, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और फिर चालू दायित्व किस तरीके से निकाले जाते, तो जरा गौर कीजिएगा। यहां पर चालू दायित्व निकालने के लिए आपको चालू संपत्तियों में चालू अनुपात का भाग देना पड़ता, तो राशि आ जाती 25,000। यानी कि चालू दायित्वों में आपको 5,000 रुपए की वृद्धि करनी पड़ती, तो भी चालू अनुपात 2:1 पर लाया जा सकता था। तो प्रश्न को आप ढंग से समझ लें कि परिवर्तन किसमें करना है। जिसमें परिवर्तन करना है उसको ना लेकर जिसे स्थिर रखना है उसके आधार पर आप प्रश्न को हल कर सकते हैं।
उदाहरण संख्या 24 को हम पूरा कर चुके हैं। अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 25 की। लेखा पुस्तकों से 31 मार्च 2017 की एक कंपनी की निम्नलिखित सूचनाएं ली गई। एक निगम की सूचना आपको दी है। रहतिया 1 लाख रुपए, इन्वेंट्री जो दिया गया है वो 1 लाख रुपए है। कुल चालू परिसंपत्तियां 1,60,000 रुपए। टोटल करंट असेट्स आपको दी गई है 1,60,000। और अगर यहां पर कुल शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो रहतिया ऊपर दिया गया है 1 लाख रुपए का, वो इसमें पहले से ही शामिल है, क्योंकि जो रहतिया है वो चालू संपत्तियों का ही भाग होता है। अंशधारक निधि, शेयर होल्डर फंड आपको दिया गया है 4 लाख रुपए। 13% ऋणपत्र जिनका मूल्य है 3 लाख रुपए। चालू दायित्व 1 लाख रुपए। कर से पहले निवल लाभ यानी कि प्रॉफिट दिया गया है आपको, जो कि है बिफोर टैक्स 3,51,000, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, बिफोर इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, यानी इसमें से इंटरेस्ट घटा हुआ है, क्योंकि ब्याज की ऐसी मद है जो कर से पहले ही घटाई जाती है। प्रचालन से आगम की लागत, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यहां पर आपको निकाल कर दिया गया है 5 लाख रुपए। और आपको जो अनुपात निकालने हैं वो कौन कौन से? चालू अनुपात, करंट रेशो, तरलता अनुपात, लिक्विड रेशो, ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशो, ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशो और रहतिया आवर्त अनुपात यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो। आइए एक एक अनुपात की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चालू अनुपात, करंट रेशो, जिसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां अगर बात की जाए तो करंट असेट्स हमें 1,60,000 रुपए दी गई है और करंट लायबिलिटीज भी हमें दी गई है 1 लाख रुपए। सभी मदे तैयार हैं, केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करना है। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स जो यहां पर दी गई है वो दी गई है 1,60,000 और करंट लायबिलिटीज जो दी गई है वो दी गई है 1 लाख। जब आप इसे हल करते हैं तो आपका अनुपात आता है 1.6:1। चालू अनुपात निकाल लेने के बाद अब बात करना चाहेंगे तरलता अनुपात की, लिक्विड रेशो की। लिक्विड रेशो का जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको बताया गया है वो फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स प्रश्न में हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है कि लिक्विड एसेट्स कितनी है। तो अगर लिक्विड एसेट्स की मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि यदि करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दिया जाए तो जो बचती हैं वो लिक्विड एसेट्स बचती हैं। इस प्रश्न में करंट एसेट्स 1,60,000 है, स्टॉक भी 1 लाख उपलब्ध है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर नहीं है तो उन्हें शून्य मान लिया जाता है। तो लिक्विड एसेट्स पहले कैलकुलेट करेंगे और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो 1,60,000 रुपए की आपको करंट एसेट्स दी गई है, जबकि स्टॉक का मूल्य आपको दिया गया है 1 लाख रुपए। इसका मतलब जो लिक्विड एसेट्स है उनकी कीमत कितनी होगी? 60,000 रुपए। अब अगर लिक्विड रेशो की बात की जाए तो लिक्विड रेशो का जो फॉर्मूला है वो है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स आपने कितनी ज्ञात की? 60,000 रुपए, जबकि करंट लायबिलिटीज प्रश्न में कितनी दी गई है? 1 लाख रुपए। और जब आप इसे हल करते हैं तो आपका लिक्विड रेशो निकल कर आता है 0.6:1। चालू अनुपात और तरलता अनुपात की गणना हम कर चुके हैं। अगला अनुपात आता है ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशो। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात है जो संस्था की इस बात की सूचना देता है कि संस्था अपने दीर्घकालीन दायित्वों को चुकाने में सक्षम होगी या नहीं। इसमें आंतरिक ऋण और बाहरी ऋण यानी आंतरिक पूंजी जो स्वामियों की है उसकी और बाहरी ऋण जो दीर्घकालीन है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसका जो सूत्र आपको बताया गया है विद्यार्थियों, वो बताया गया है लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड।
प्रश्न की बात करें तो स्टूडेंट शेयर होल्डर फंड आपको तैयार करके दिया गया है 4 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म डेब्ट की अगर मैं मद बात करूं तो यहां पर केवल आपको एक मद नजर आती है, ऋण पत्र, जो कि दीर्घकालीन ऋण के रूप में लिया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड, आइए गणना करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो की। लॉन्ग टर्म डेब्ट के रूप में हमें दिया गया है 3 लाख रुपए का डिबेंचर और शेयर होल्डर फंड जिसकी राशि हमें प्रश्न में दी गई है 4 लाख रुपए। इसको हल करने पर आपका उत्तर आता है 0.75:1, यानी कि यदि स्वामियों ने व्यापार में 1 रुपया विनियोजित किया हुआ है तो बाहरी दीर्घकालीन ऋण 0.75 है। अगला अनुपात जो इन्होंने पूछा है वो पूछा है ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इस अनुपात के बारे में आपको बताया गया था कि यह ऋण सेवा अनुपात यानी कि डेब्ट सर्विस रेशो के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात संस्था की ब्याज चुकाने की क्षमता की व्याख्या करता है। यह अनुपात यह बताता है कि संस्था जो प्रत्येक वर्ष ब्याज चुका रही है उस ब्याज की राशि और कमाए गए लाभ की राशि के बीच क्या संबंध है, संस्था का लाभ ब्याज की तुलना में कितना गुना है। यदि इसके फॉर्मूले यानी सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। यहां बात करना चाहेंगे कि हम कहां से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट लेंगे, तो आइए बात करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर मुझे कर से पहले का लाभ दिया गया है, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया गया है 3,51,000, लेकिन इस प्रॉफिट को मुझे बदलना होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इसमें इंटरेस्ट को और जोड़ना होगा। पूरे प्रश्न को पढ़ूं अगर मैं तो मुझे कहीं पर भी इंटरेस्ट जैसी मद जो है वो नजर नहीं आ रही है, यानी इंटरेस्ट मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको इंटरेस्ट के लिए ऋण पत्र नजर आ रहा होगा जिस पर आपको 13% ब्याज की दर नजर आ रही होगी। तो यहां पर ब्याज 3 लाख का 13% होगा। तो आइए बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो की। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का जो फॉर्मूला है वो है स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी कि जो दीर्घकालीन ऋणों पर आप ब्याज चुकाते हैं उस ब्याज का आप लाभों में भाग देकर इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में ना ही तो हमें इंटरेस्ट दिया गया है और ना ही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया गया, तो उसकी गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की। तो इसे कैसे निकाला जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया गया है, केवल आपको इंटरेस्ट जोड़ना है। इंटरेस्ट प्रश्न में कैसे निकलेगा, जो 3 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं स्टूडेंट्स उन पर ब्याज की दर प्रश्न में बताई गई है 13%। तो 3 लाख का 13% जब आप निकालते हैं तो ये रकम आती है 39,000 रुपए। इसका मतलब कंपनी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वो है 39,000 रुपए। अब इस प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बदलने के लिए क्या करना होगा। हमें टैक्स से पहले का प्रॉफिट दिया गया है 3,51,000, लेकिन इसमें से ब्याज घटा हुआ है इसलिए 3,51,000 यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम डिबेंचर इंटरेस्ट 39,000 रुपए ऐड करेंगे। और जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपके लाभ की राशि आती है 3,90,000 रुपए, यानी 3,90,000 रुपए ऐसा लाभ है जो संस्था द्वारा ब्याज और कर चुकाने से पूर्व कमाया जाता है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 3,90,000 और प्रत्येक वर्ष का ब्याज कितना है 39,000, यानी कि संस्था का इंटरेस्ट कवरेज रेशो कितना हो गया 10। ये अनुपात जितना ज्यादा होगा संस्था के लिए उतना अच्छा है। यह अनुपात यह बताता है कि संस्था ब्याज चुकाने में कितनी सक्षम है। यह अनुपात
कर से पूर्व लाभ, ब्याज से पूर्व लाभ की तुलना किससे करता है? ब्याज से करता है। यहां पर यह अनुपात यह बता रहा है कि संस्था द्वारा यदि प्रत्येक वर्ष 1 रुपया ब्याज का चुकाया जाए तो उसके द्वारा अर्जित किया जाने वाला लाभ 10 रुपए है, यानी ब्याज का 10 गुना संस्था लाभ कमा रही है। इसका मतलब संस्था की ब्याज चुकाने की क्षमता अच्छी है। ये ऋणदाताओं को इस बात की सुरक्षा, इस बात की गारंटी दे रहा है कि उन्हें प्रत्येक वर्ष ब्याज समय से और सही राशि का मिलता रहेगा। इस प्रश्न का अगला अनुपात कौन सा पूछा गया है? इस प्रश्न का अगला अनुपात पूछा गया है रहतिया आवर्त अनुपात, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो। और स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज स्टॉक। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें 5 लाख रुपए दिया गया है, लेकिन अगर एवरेज स्टॉक की बात करूं तो एवरेज स्टॉक का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, यानी प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया को जोड़कर आपको उसमें 2 का भाग देना है। लेकिन जब प्रश्न में प्रारंभिक रहतिया उपलब्ध ना हो तो औसत स्कंद की गणना ना कर बल्कि अंतिम रहतिये से भी स्कंद आवर्त अनुपात की गणना की जा सकती है। और इस प्रश्न में अगर मैं बात करूं तो जो रहतिया दिया गया है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन हमारे पास प्रारंभिक रहतिया नहीं है, तो आप औसत निकालने की बजाय क्लोजिंग इन्वेंट्री से ही स्कंद आवर्त अनुपात की गणना करेंगे और एग्जाम में नीचे नोट में लिखकर आएंगे कि प्रारंभिक रहतिया ना होने की वजह से अंतिम रहतिये से ही स्कंद आवर्त की गणना की गई है। तो देखिएगा जरा, स्कंद आवर्त अनुपात की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन इन्वेंट्री। वैसे तो एवरेज इन्वेंट्री होता है, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री यहां निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने केवल इन्वेंट्री शब्द यूज किया है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया गया है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया गया है 5 लाख और इन्वेंट्री आपको दी गई है 1 लाख। जब इसे हल किया जाएगा तो आपका टर्नओवर आ जाएगा 5 टाइम्स, और टर्नओवर रेशियोज में आपको उत्तर के आगे टाइम्स लगाना ही है, क्योंकि यह अनुपात गुना में प्रदर्शित किए जाते हैं। साथ ही साथ नीचे नोट दें, प्रश्न में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दिया गया है, अतः औसत स्कंद निकालना संभव नहीं है। केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री से ही स्टॉक टर्नओवर ज्ञात किया जाएगा। इसी के साथ आपका उदाहरण संख्या 25 भी पूरा होता है। अब बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतिम उदाहरण की, उदाहरण संख्या 26। निम्न सूचनाओं से ज्ञात करें प्रतिअंश अर्जन, यानी कि अर्निंग पर शेयर, प्रतिअंश पुस्तक मूल्य यानी कि बुक वैल्यू पर शेयर, लाभांश भुगतान अनुपात यानी कि डिविडेंड पेमेंट रेशो, और मूल्य अर्जन अनुपात यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो। ये सभी अनुपात लाभदायकता अनुपात के भाग हैं, और लाभदायकता अनुपातों में भी हमने 2 तरीके से अनुपातों को बांट लिया था। ऐसे अनुपात जो बिक्री पर आधारित है और ऐसे अनुपात जो या तो पूंजी पर आधारित है या फिर विनियोग विश्लेषण है। तो ये सभी अनुपात विनियोग विश्लेषण की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये विनियोगकर्ताओं अंशधारियों के लिए मुख्यतः लाभकारी होते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रयोग लिए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं दी गई जो सूचनाएं हैं वो क्या क्या है। 70,000 समतांश, प्रति अंश 10 रुपए, 7 लाख रुपए की आपको समतांश पूंजी दी गई है। लाभांश से पूर्व किंतु कर के पश्चात निवल लाभ, लाभांश से पूर्व किंतु कर के पश्चात, यानी कि इसमें से टैक्स घटाया गया है, और टैक्स घटाया गया तो ब्याज पहले से ही घट चुका है, लेकिन लाभांश अभी देना बाकी है। प्रति अंश बाजार मूल्य 13 रुपए और घोषित लाभांश की जो दर है वो 15% दी गई है।
चलिए इन सभी सूचनाओं को हम काम में लेते हुए सबसे पहले बात करते हैं प्रति अंश अर्जन यानी अर्निंग पर शेयर की, और इसका फॉर्मूला आपको जो बताया गया था वो बताया गया था अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। लेकिन इस प्रश्न में जब मैं सूचनाओं को देखता हूं तो मुझे पूर्वाधिकार अंश नजर नहीं आते हैं। इसका मतलब कर के पश्चात जो लाभ है वो पूरा लाभ समता अंशधारियों का है। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी वो लाभ जो समता अंशधारियों के लिए उपलब्ध है उसमें आपको भाग लगाना है समता अंशों की संख्या का। तो यहां समता अंशधारियों के लिए 1,75,000 का पूरा लाभ समता अंशधारियों का माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूर्वाधिकार अंश नहीं है। और अगर समता अंशों की संख्या की बात की जाए तो समता अंश जो है स्टूडेंट्स वो 70,000 अंश है। तो चलिए बात करते हैं प्रति अंश अर्जन अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर बराबर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहां 1,75,000 रुपए कुल लाभ कंपनी का कर के बाद है, और अगर अंशों की संख्या देखी जाए तो वो 70,000 है। जब आप 1,75,000 में 70,000 का भाग देते हैं तो आपका उत्तर निकल कर आता है 2.50 रुपए, यानी कि इस प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई हैं उसके आधार पर कंपनी ने इस वर्ष अपने समता अंशधारियों के लिए एक अंश पर 2.50 रुपए का अर्जन किया है। अर्निंग पर शेयर की गणना के बाद दूसरा पूछा है प्रति अंश पुस्तक मूल्य। प्रति अंश पुस्तक मूल्य की अगर बात की जाए तो बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला था इक्विटी शेयर होल्डर फंड बटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या लिया जाता था? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स को मोस्टली लिया जाता था। यहां कोई रिजर्व हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें लाभ दिया गया है 1,75,000 रुपए। ये समता अंशधारियों का ही लाभ माना जाएगा। तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर फंड की जो रकम है वो हो गई 7 लाख और 1,75,000, यानी कि 8,75,000। तो आइए पहले बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर फॉर्मूले की। बुक वैल्यू पर शेयर फॉर्मूले का जो मेन फॉर्मूला है वो है इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 70,000 हमें पता है, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल और सारे रिजर्व्स, यानी कि जो भी लाभ वगैरह होते हैं, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल, उन सबको जोड़ लिया जाता है। प्रश्न में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन कर के पश्चात चालू वर्ष का लाभ दिया गया है 1,75,000 रुपए। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो निकाला जाएगा वो किस तरीके से निकाला जाएगा वो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा। इक्विटी शेयर होल्डर फंड किस किस तरीके से निकाला है हमने, तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर फंड में हमने शामिल किया है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करंट ईयर इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख और करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,75,000। जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो राशि निकल कर आती है 8,75,000। 8,75,000 इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, और समता अंशों की संख्या जो दी गई है वो है 70,000 रुपए, 70,000 अंश। और 70,000 अंशों का भाग जब आप 8,75,000 में देते हैं तो 12.50 रुपए, यानी एक अंश का बुक वैल्यू, आपकी पुस्तकों में एक अंश का जो धारण मूल्य है, बुक वैल्यू है, वो है 12.50 रुपए। बुक वैल्यू की गणना करने के बाद अगला इन्होंने पूछा है लाभांश भुगतान अनुपात, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये अनुपात क्या बताता है? यह अनुपात यह बताता है कि संस्था ने एक अंश के लिए कितनी अर्जन की और उसमें से कितना लाभांश बांटा। तो यहां अगर मैं बात करूं लाभांश के लिए, हमें प्रश्न में जो सूचना दी गई है वो दी गई है कि 15% लाभांश कंपनी बांट रही है। अगर कभी भी
15% लाभांश दिया जाए तो स्टूडेंट्स किसका निकालना है, ये गलती मत कर दीजिएगा कि कहीं आप 15% की गणना 1,75,000 रुपए के लाभ पर कर दें। अगर कर की गणना करनी है तो वो 1,75,000 के लाभ पर की जाएगी अगर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता तो। लेकिन यहां पर लाभांश की गणना करनी है। लाभांश किस पर दिया जाता है, पूंजी पर दिया जाता है। तो जो प्रॉफिट निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा 7 लाख रुपए का लाभांश जो है, 7 लाख रुपए की जो पूंजी है उसका 15% लाभांश निकाला जाएगा। तो यहां पर 7 लाख का 15% होता है 1,05,000 रुपए। एक तो ये तरीका है, दूसरा यहां पर प्रति अंश का मूल्य भी दे रखा है, तो बहुत आसानी से हम एक अंश का लाभांश निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में निकालना आसान है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बताना चाहूंगा कि यदि ये 10 रुपए नहीं दिए जाते और केवल कुल पूंजी दी जाती और लाभांश की दर दी जाती तो प्रत्येक अंश का लाभांश कैसे निकालते। तो आइए पहले जो इसने पूछा है उसकी बात करें। तो इसने पूछा डिविडेंड पे आउट रेशो या डिविडेंड पेमेंट रेशो, और इसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, इसका सूत्र है डिविडेंड पेमेंट रेशो का जो फॉर्मूला है वो है डिविडेंड पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर। आपको डिविडेंड पर शेयर में अर्निंग पर शेयर का भाग दे देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने लगभग कितना लाभांश बांटा है कमाई की तुलना में। लेकिन डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर तो आपने यहां कैलकुलेट कर लिया है स्टूडेंट्स। अर्निंग पर शेयर आपने 2 रुपए 50 पैसे निकाला है। डिविडेंड पर शेयर किस तरीके से निकालेंगे तो मैं आपको दोनों तरीके से यहां बताने वाला हूं, जरा गौर कीजिएगा। डिविडेंड पर शेयर, सबसे पहले अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे निकाला जाएगा, 7 लाख रुपए की पूंजी है, 15% लाभांश की दर है, और जब आप 7 लाख का 15% निकालते हैं तो वो आता है 1,05,000 रुपए। आपको ये लाभांश है 1,05,000, आपको एक अंश का लाभांश की गणना करनी है। और अगर एक अंश के लाभांश की गणना की जाए तो वो कैसे की जाएगी, 1,05,000 रुपए का लाभांश कंपनी वितरित कर रही है कितने अंशों को, 70,000 अंशों को, क्योंकि यहां पर जो अंशों की संख्या दी गई है वो 70,000 दी गई है। तो जब आप एक अंश का लाभांश निकालेंगे तो वो 1,50 रुपए निकल कर आएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन इस प्रश्न में तो और भी आसान तरीके से लाभांश निकाला जा सकता था। वो कैसे, जरा गौर कीजिएगा। आपको पता है एक अंश का अंकित मूल्य इस क्वेश्चन में दिया गया है 10 रुपए, और 10 रुपए का जब आप 15% निकालते हैं तो भी 1.50 लाभांश आ सकता है। इस प्रश्न में तो आप 10 रुपए का 15% सीधा 1.50 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन जहां अंश का अंकित मूल्य ना देकर कुल पूंजी दी जाए वहां आप इस तरीके से गणना कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो की। डिविडेंड पे आउट रेशो की बात की जाए तो डिविडेंड पर शेयर आपको पता चल चुका है 1.50 रुपए, और अर्निंग पर शेयर आप पहले ही निकाल चुके हैं 2.50 रुपए। जब आप इसे हल करते हैं तो आपका उत्तर 0.60 आता है, यानी लगभग 1 रुपए में से 60 पैसे कंपनी बांट देती है और 40.40 जो है कंपनी अपने पास रख लेती है। अगर इसे प्रतिशत में बोले तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 60% कंपनी बांट देती है और 40% हिस्सा रोक लेती है, जिससे कि प्रतिधारित अर्जनों का निर्माण होता है। अब बात करेंगे अंतिम रेशो की, जो इन्होंने पूछा है मूल्य अर्जन अनुपात। नाम से स्पष्ट हो रहा है मूल्य और अर्जन, यानी कि एक अंश का मूल्य और एक अंश पर कमाई, इन दोनों का अनुपात क्या है। तो प्राइस अर्निंग रेशो की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर, जो कि सवाल में दिया गया है 13 रुपए, और अर्निंग पर शेयर जो कि है 2.50 रुपए। इन दोनों का आपस में अनुपात निकालेंगे, मूल्य अर्जन अनुपात। मार्केट प्राइस पर शेयर 13 रुपए, अर्निंग पर शेयर 2.50 रुपए। और जब आप इसे हल करते हैं तो ये लगभग आता है 5.20, यानी कि प्रति अंश अर्जन का बाजार मूल्य 5.20 गुना है। इसी के साथ आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। उदाहरण आपके पूरे करवा दिए गए हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे अंकित प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद।